हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री क्या थी हमने बता दिया कि इसके अंदर जो बेस्ट अचीवमेंट हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में वो सारे इसकी हिस्ट्री कहलाए हैं। तो इसमें फर्स्ट नाम आता है लुईस पास्चर का, जो इसके इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने इसका नाम दिया था माइक्रोबायोलॉजी वर्ड सबसे पहले लुईस पास्चर ने यूज़ किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे जो केमिस्ट थे, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, उनका नाम आता है जोसेफ लिस्टर, जिनका जन्म 1827 में और मृत्यु 1912 में हुई। और ये हम देखते हैं इनके बारे में कि इनकी डिटेल क्या है, इनको क्या, कहाँ से, किस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया, कहाँ के रहने वाले थे, किस फील्ड में काम करते थे। तो हमने इसमें लिखा है, देखिए, ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन ग्लासगो इन्फर्मरी। ग्लासगो इन्फर्मरी ये क्या चीज़ है? यह है एक हॉस्पिटल जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के इस हॉस्पिटल के अंदर ये एक प्रोफेसर का काम करता था, और जो प्रोफेसर थे वो थे सर्जरी के प्रोफेसर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, और इनको और एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर के नाम से भी जाना गया है। फादर का नाम हम जानते हैं कि फादर वर्ड जो यूज़ करते हैं, तो फादर का मीन्स होता है उसका फाउंडर, यानी उसका जनक। तो जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया वो किसने बताया? जोसेफ लिस्टर ने। ही अप्लाइड पास्चर वर्क एंड इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी। इन्होंने जो पास्चर का वर्क, यानी पास्चर ने बताया था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। तो उन्होंने इस बात को लेके ही अपना वर्क स्टार्ट किया, और उन्होंने फिर इस चीज़ पे डिस्कस किया कि जब कोई भी बॉडी को ऑपरेट किया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है, तो ज़रूर वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और उनकी वजह से कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए एंटीसेप्टिक सर्जरी को डेवलप किया। तो पास्चर के वर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने किस चीज़ को डेवलप किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी को 1867 में। दिस टेक्निक इफेक्टिंग ए मार्क्ड, ये इस सर्जरी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इसका क्या प्रभाव पड़ा? हमने लिखा है ड्रॉप इन मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी ड्यू टू सर्जिकल सेप्सिस, कि हमने देखा कि एक बहुत बड़ी गिरावट आई है जो किस चीज़ में? मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी में। मोर्टेलिटी होती है ए कंडीशन ऑफ डेथ, यानी जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दर। और मोर्बिडिटी ए कंडीशन ऑफ डिजीज, जो किसकी वजह से हो रही थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सर्जरी के दौरान कट करने पर सीजर ये स्किन पर प्रेजेंट है और वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से देखा जाता था कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते थे, या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो जब उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर किया, इस टेक्निक के बारे में बताया, तो उसके बाद हमें देखा कि एक बहुत बड़ी गिरावट आई। किस चीज़ में गिरावट आई? मोर्टेलिटी रेट में और बीमारी की दर में, दोनों में बहुत बड़ी गिरावट आई। इस अचीवमेंट को बेस्ट अचीवमेंट माना गया है इनका, क्योंकि हम जानते हैं जो सर्जरी होती है, सर्जरी के दौरान जब बॉडी ओपन होती है तो हमारी स्किन कट होती है, और कट हमारा प्राइमरी डिफेंस का काम, स्किन हमारा प्राइमरी डिफेंस का काम करती है। अगर हमारे शरीर से स्किन हटा दिया जाए या स्किन को खोल दिया जाए तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकती है। तो उन्होंने इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक टेक्निक का डेवलपमेंट किया। दिस एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्वॉल्व यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड, और इस एंटीसेप्टिक टेक्निक में जो उन्होंने सॉल्यूशन का यूज किया, जिस भी एंटीसेप्टिक का यूज किया वो एंटीसेप्टिक है कार्बोलिक एसिड। जोसेफ लिस्टर के बाद इसमें जो नंबर आता है वो आता है रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच एक बड़े बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। उन्हीं की वजह से माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में एक बड़ा इन्वोल्यूशन आया है। वो क्या आया है? तो हम देखते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में।
रॉबर्ट कोच का जन्म 1883 में और उनकी डेथ 1910 में हुई थी। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इसके बारे में हमने देखा रॉबर्ट कोच वाज ए जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर। ये जनरल प्रैक्टिशनर थे, यानी जनरल प्रैक्टिस करते थे जर्मनी के अंदर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, एंथ्रेक्स, टीबी, कोलेरा, ऐसी बीमारियों के पॉजिटिव एजेंट को खोजा है। इन्होंने बताया है एंथ्रेक्स बेसिलाई के बारे में, ट्यूबरकल बेसिलाई के बारे में, विब्रियो कोलेरा के बारे में। तो ये इसलिए एक बड़ी डिस्कवरी थी, इस वजह से इनका नाम हम आज भी एक सम्मान से लेते हैं। इनको नाम से, किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। हम देखते हैं कि रॉबर्ट कोच का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट देखते हैं हम इंट्रोड्यूस बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक। बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक हम जानते हैं बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कैसे देखें, उसका कल्चर कैसे करें और उसके बारे में हम कैसे जानें, इस टेक्निक का सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन कराया था रॉबर्ट कोच ने। दूसरा हम देखते हैं इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ आइसोलेशन बाय स्टेन, यानी स्टेनिंग टेक्निक बताई थी इन्होंने। हम जानते हैं स्टेनिंग टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक होती हैं अलग अलग, जिसमें एक जो बहुत ज़्यादा फेमस टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, जिससे हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कलर दे सकते हैं, जिससे कि हम पहचाना जा सकता है कि बैक्टीरिया किस कैटेगरी का बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या बताया, हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हम आइसोलेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं बैक्टीरिया को स्टेन के द्वारा। इसके बाद देखा इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर के अंदर हम बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हैं। हम जानते हैं कल्चर क्या होता है। कल्चर होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया। एंड डेवलप कॉलोनी। इसके बाद देखते हैं इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया। जब हम मीडिया पढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा कि मीडिया भी कई टाइप के होते हैं, यानी हम सिंपली पढ़ते हैं दो टाइप के मीडिया, लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बताया, जैसा भी मैंने बताया कई सारी स्टेनिंग टेक्निक होती हैं। तो बैक्टीरिया को स्टेंड किया जा सकता है, उनको कलर दिया जा सकता है और कलर देके उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसके बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया रॉबर्ट कोच ने। डिस्कवर एंथ्रेक्स बेसिलाई 1876 में, ट्यूबरकल बेसिलाई इन 1882 में एंड विब्रियो कोलेरा इन 1883। ये इनकी एक बड़ी डिस्कवरीज थी और ये एक ग्रेट अचीवमेंट था माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। और भी इनके कई अचीवमेंट हैं, जैसे कोच पोस्टुलेट, कोच फिनोमिना। ये हम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने 5 देखे। उसके बाद हमने देखा कि उनका एक कंट्रीब्यूशन था कोच पोस्टुलेट, क्योंकि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में डिटेल से पूछा जाता है, इसलिए हम इसके डिटेल लिखेंगे। तो आखिर कोच पोस्टुलेट होता क्या है, हम कैसे समझें इसको, कोच पोस्टुलेट क्या होता है। तो पहले हम कोच पोस्टुलेट में पोस्टुलेट का मीन समझते हैं कि पोस्टुलेट का मीन्स क्या होता है। तो पोस्टुलेट का मीन्स होता है सजेशन।
सजेशन। अब क्या सजेशन है, तो इसको हम कंप्लीट देखते हैं। कॉज पोस्टुलेट क्या होता है? कॉज पोस्टुलेट को हम इधर से इधर लिखते हैं कि पोस्टुलेट का मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स होता है टू सजेस्ट एंड एक्सेप्ट समथिंग इज ट्रू। ये होता है पोस्टुलेट का मीन्स। तो इसमें समझ में आ रहा है कि कॉज पोस्टुलेट यानी रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी, एक एक्सपेरिमेंट बताया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा और उस क्राइटेरिया को बताने के लिए उन्होंने सजेशन दिया, यानी सजेस्ट किया। तो उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सजेशन सही है, ये सजेस्ट जो किया गया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उस सजेशन को बोलते हैं हम कॉज पोस्टुलेट। तो कॉज पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या बताया, तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू कॉज पोस्टुलेट ए ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड एज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी है या लीजन है तो हम कैसे माने कि ये लीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्शियस लीजन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है। तो वो क्राइटेरिया क्या था, तो हम देखते हैं उसको। फर्स्ट उन्होंने पहली बात बताई कि अगर द ऑर्गेनिज्म शुड बी कंस्टेंटली, द ऑर्गेनिज्म शुड बी constantly associated with the lesion, associated with the lesion of a disease, of a disease। तो पहला क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि जब कोई बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल लीजन होता है, तो उस लीजन या उस घाव में हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घाव है और बैक्टीरिया उसमें नहीं है। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, यानी हम उसका जब कल्चर करते हैं, स्टेन करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं मानेंगे कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरी बात क्या कही उन्होंने कहा इट शुड बी पॉसिबल, इट शुड बी पॉसिबल दैट द organism should isolate from lesion in pure culture, दूसरा बताया अगर लीजन के में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो वो उन बैक्टीरिया को ये पॉसिबल है, ये संभव है कि हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर में। कल्चर का मीन्स अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना या माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराना, बैक्टीरियल ग्रोथ। दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो बताया था द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट, द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म when inoculate in the experimental
experimental animal they produce same lesion. अगर हमने जो बैक्टीरिया आइसोलेट किया है प्योर कल्चर में, उस बैक्टीरिया को अगर हम किसी हेल्दी एनिमल, किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हम देखते हैं जैसा पहले वाले एनिमल के या पहले होस्ट के जो लीजन था वैसा ही लीजन उसमें प्रेजेंट हो जाएगा, यानी उसमें अपीयर हो जाएगा। इसके बाद भी उन्होंने एक क्राइटेरिया और बताया कि लीजन हो जाता है तो उस लीजन में से भी हम रीआइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो उन्होंने चौथी बात बताई, इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट, इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट organism from experimental animal। तो ये क्राइटेरिया था रॉबर्ट कोच का, जो हमें ये बताता है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है और कौन सा लीजन है, कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं है। और इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर लिया गया है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये बात सत्य है, ये बात सच है कि जितनी भी बीमारी हैं या जितने भी ऑटोमेटिक लीजन हमारी बॉडी पे हो जाते हैं, अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनका कल्चर किया जा सकता है, उनको आइसोलेट किया जा सकता है। अगर उनको किसी हेल्दी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो सेम लीजन क्रिएट करता है। और उसके बाद अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल से सैंपल लेकर उसको कल्चर करें तो उसको रीआइसोलेट किया जा सकता है। तो ये पूरा क्राइटेरिया था रॉबर्ट कोच का। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए और ऑल्सो पैरामेडिकल के लिए। पैरामेडिकल एक बार फिर बता देता हूं मैं इसको दोबारा से, समरी थी। हम पढ़ रहे हैं कोस्ट पोस्टुलेट। कोस्ट पोस्टुलेट का मीन्स होता है सजेशन। ये हम कंप्लीट कह सकते हैं, टू सजेस्ट एंड एक्सेप्टेड समथिंग इज ट्रू। इस चीज को एक पोस्टुलेट का मीन्स होता है कोई चीज जो सजेशन किया गया है उसको इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो बात सत्य है। तो क्या बात सच है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोच पोस्टुलेट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड एज ए कॉजेटिव एजेंट। कोच पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बीमारी किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, जो कि इन्फेक्शन फैलाती है, बीमारी फैलाती है। तो ये इन्फेक्शन और बीमारी किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से है, उसका कॉजेटिव एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम नीचे लिखी गई इन लाइन से समझ सकते हैं। तो क्या समझते हैं? द ऑर्गेनिज्म शुड बी कंस्टेंटली एसोसिएटेड विथ लीजन ऑफ डिजीज। जिस भी एनिमल या होस्ट हमारे पास है उसके शरीर पे जो लीजन है ऑटोमेटिक हुआ है, तो उसमें कंस्टेंटली, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कंस्टेंटली उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो हमने उस दूसरी लाइन में लिखा है इट शुड बी पॉसिबल, ये संभव है, दैट द ऑर्गेनिज्म शुड बी आइसोलेट, कि हम उन ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं इन फ्रॉम द लीजन इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर यानी उनका कल्चर मीडिया में कल्चर करके उनकी ग्रोथ कराकर हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। जो आइसोलेटेड बैक्टीरिया हैं, जो हमने आइसोलेट किया है, अगर हम उनको इंसर्ट करते हैं किसी हेल्दी एनिमल एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर, तो क्या होता? द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म शुड इनओक्यूलेट इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल द प्रोड्यूस सेम लीजन। तो वो सेम लीजन जैसे पहले वाले एनिमल के अंदर लीजन था, सेम उसी तरह से वो लीजन क्रिएट करेंगे। मान लीजिए किसी
एनिमल के अंदर ये लीजन इस टाइप का प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर भी सेम इसी तरह का लीजन क्रिएट होता है। ये एक मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, लीजन ऐसे नहीं होते, लीजन कैसे भी होते हैं, लीजन की अलग अलग कैटेगरी होती है। एक मैंने बताया कि उसके जैसा ही वो नज़र आएगा। ठीक है, तीसरी बात हमने देखा इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट। और जो हमने जिस एनिमल के अंदर इनोक्यूलेट किया था और उसके अंदर वो बीमारी पैदा हो गई है, तो उस बीमारी से सैंपल लेने के बाद जब हम उसका कल्चर करते हैं तो फिर भी हम उसे री आइसोलेट कर सकते हैं। कोच पोस्टुलेट के बाद हम देखते हैं इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, उसको नाम दिया गया है कोच फिनोमिनोन। फिनोमिनोन का मीन्स क्या होता है? घटना। कोई भी घटना जो घटित हुई है उस घटना को इन्होंने ऑब्जर्व किया, उस मूवमेंट को इन्होंने ऑब्जर्व किया और उस मूवमेंट को इन्होंने नाम दिया फिनोमिनोन। और इसको एक कंप्लीटली कहलाया कोच फिनोमिनोन, यानी कोच के द्वारा ऑब्जर्व की गई घटना, कोच के द्वारा ऑब्जर्व किए गया इवेंट्स या मूवमेंट। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? तो हम देखते हैं इस चीज़ को क्या ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व दैट गुइनिया पिग ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरकल बेसिलाई। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गुइनिया पिग के ब्लड पर, तो उन्होंने उस ब्लड में ट्यूबरकल बेसिलाई को प्रेजेंट पाया। तो उन्होंने देखा कि ट्यूबरकल बेसिलाई तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती है ट्यूबरकल बेसिलाई से। तो उन्होंने क्या किया कि वेन इंजेक्टेड विथ ट्यूबरकल बेसिलाई, तो जब फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ट्यूबरकल बेसिलाई को कल्चर किया। कल्चर करने के बाद उस एंटीजन को, यानी ट्यूबरकल बेसिलाई को, एंटीजन को, या फिर उससे सीक्रेट होने वाले प्रोटीन को, जिसको हम बोलते हैं पीपीडी। पीपीडी पीपीडी की फॉर्म होती है प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। प्रोटीन इंजेक्ट किया, वेन इंजेक्ट विद ट्यूबरकल बेसिलाई या ट्यूबरकल बेसिलस और इट्स प्रोटीन को इंजेक्ट किया, सीन एक्सैगरेटेड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इसके अंदर देखी गुइनिया पिग के अंदर। ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स उन्होंने क्या कहा, दिस रेस्पॉन्स शो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो उन्होंने बताया कि ये जो इन्फ्लामेशन आई है ये चीज़ किस चीज़ को शो करती है, किस चीज़ को ये इंडिकेट करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम बाद में जब डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ हाइपर सेंसिटिविटी का मीन्स होता क्या है। आप इसको ये समझिए कि ये दो वर्ड हैं, एक हाइपर है और एक सेंसेशन है। तो हम जानते हैं कि हाइपर का मीन्स क्या होता है, हाइपर का मीन्स होता है एक्सेसिव, एक्सेसिव। जबकि सेंसेशन का मीन्स क्या होता है, फील करना, फील। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ज़्यादा मात्रा में एंटीजन इंसर्ट होते हैं या कोई भी स्टिमुलाई हमारी बॉडी में ज़्यादा चल जाता है, तो फिर उसके प्रति हमारे बॉडी क्या होती है, स्टिमुलेट होती है और रिएक्शन देती है, और उस रिएक्शन का नतीजा निकलता है हमारी बॉडी के ऊपर इन्फ्लामेशन। और इस इन्फ्लामेशन जो किसी ओवरडोज की वजह से या बहुत ज़्यादा एंटीजन इंसर्ट करने की वजह से आती है, इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही क्या कहलाई, कोच फिनोमिनोन। थैंक यू।